हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी। तो फ्रेंड्स अभी करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि दिख रहा होगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका 5 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के सारे मैथ के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज होगा मेरा सेट नंबर 8, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 7 सेट मैथ रीजनिंग का पूरा कंप्लीट करा दिया। जिन लोगों को नहीं पता तो मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि आप इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपका बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोला गया था, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार का औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा है? परिवार का औसत आयु पूछा है, जिसमें आपको माता पिता का औसत आयु कितना दिया है? तो 30 वर्ष है। तो मेरा माता पिता का आपका कुल योग कितना हो जाएगा? तो 30 गुना 2 यानी 60 वर्ष हो गया आपका माता पिता का। अब बोला साथ में 2 बच्चों का औसत आयु भी आपको 8 वर्ष बता दिया गया था। तो 2 बच्चों का आपका योग कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 8 यानी ये हो जाएगा आपका 16। तो सभी को जोड़ लेंगे तो 6 और 6 एक 7, यानी पूरा परिवार का आपका योग कितना आ गया वर्ष? तो आपका 76 वर्ष आया। तो आपका उसी का औसत पूछा था। तो यहाँ पर आपका 4 लोग हैं तो 4 से भाग दे देंगे, तो मेरा औसत कितना निकल जाएगा? 19 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका? एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक छात्र है जो कि आपका 6 विषय में आपका 470 अंक ला रहा है, और बोला यदि प्रत्येक विषय का अधिकतम मार्क्स है जो आपका 100 मार्क्स है, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि वो आपका कितना प्रतिशत लेकर आया। तो देखिए 6 विषय का अधिकतम मार्क्स कितना है? तो 100 मार्क्स करके है। तो आपका कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे? तो 6 गुना 100 यानी 600 मार्क्स हो जाएंगे कुल। तो ये आपका 600 मार्क्स में वो आपका छात्र कितना लाया? तो 470 लाया। तो आपसे वही पूछा है कितना प्रतिशत बन रहा है, तो बस निकाल लीजिए। ये 470 मार्क्स लाया कितने में? 600 में लाया। तो देख लीजिएगा इसका कितना प्रतिशत है। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 2 का पारा में ये आपका 235 हो गया, और 2 का पारा में ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो 7 तिया 21 हो गया, और 2 और 5 तो 8 तिया 24, और 1 बच गया। 1/3 कितना होता है? तो ये आपका 33 होता है। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 78.33%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्या बोला आपका? 99 गुना 99। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, अगर आपको आता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए 100 से आपका 1 कम है, 100 से आपका 1 कम है, तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब यहाँ पर चूंकि आपका सिर्फ एक ही संख्या आया और हम लोगों को 2 संख्या की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, बस हो गया। अब आपका क्या था? ये आपका 99 था। अभी आपका 100 से कम है, तो आप क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे। जो मैंने आपका 1 को लिया था, तो 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 98। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9801, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको? 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई 2 संख्या का गुणनफल आपको 24 बोला गया, तो 2 संख्या को मैं मान लेता हूँ। x इंटू वाई आपको बोल दिया 24 है। अब आपको बोल रहा है उनके वर्गों का योगफल 52 है, यानी वर्ग का योगफल मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है? 52 है। तो आपसे पूछा है इनका योग बताइए। मतलब आपको क्या पूछा? आपको x प्लस वाई पूछा है। क्लियर है? यही पूछा आपसे। तो बस आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पास आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है क्या है? 52 है। यहाँ प्लस प्लस 2, और एक्स वाई का वैल्यू क्या है? तो 24 है। तो ये आपके पास 24 भी आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ देखिए 24 2 48 हो गया, और 48 और 52 कितना हो गया? ये आपका 100 हो गया। तो अब मेरा क्या आ गया? बात को समझिएगा, 100 हुआ ना बस। तो बस मेरे पास आ गया एक्स प्लस ये स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब इसका वैल्यू आ गया 100। और आपसे क्या पूछा था? उनका योगफल पूछा था, यानी आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा था। तो क्या हो जाएगा? ये 10 है। तो यहाँ पास आप इसको लिख सकते हैं 10 का पावर में ये आपका स्क्वायर है। तो बस ये 0 0 कट, मतलब 2 2 कट गया। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया? 10 आ गया। सिंपल सा ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है।
यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, कोई एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है। तो मैं क्या करूँगा, लंबाई यानी आपका लेंथ माइनस ब्रेथ में कितना का अंतर है, तो 6 मीटर का अंतर है। अब आपको क्या बोला, यदि इसका परिमाप 64 मीटर है, यानी ये जो परिमाप है उसका 64 मीटर है, और बोला आपको क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपका इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का आपका परिमाप क्या होता है, तो आपका 2l+b यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 64 मीटर के बराबर होगा। तो बस यहाँ से 2 कट जाएगा यानी 32, यानी मेरे को लंबाई प्लस चौड़ाई मुझे पता चल गया कि आपका 32 मीटर है, और लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 मीटर है। तो यहाँ से आप लंबाई चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका l+b = 32 आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, b भी कट गया, यहाँ क्या आ गया 2l = ये आपका आ गया 38, ठीक है। फिर आपका 2 काट देंगे तो मेरा लंबाई क्या आ गया, 19 आ गया। क्लियर है। जब मेरा लंबाई 19 आ गया मीटर, तो आपका चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर था, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई आपका यहाँ से आपका 6 घटा देंगे तो कितना आ गया आपका चौड़ाई, यानी 13 मीटर का चौड़ाई है आपका। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा था, तो लंबाई गुना चौड़ाई, बस। तो यानी 19 गुना 13 कितना हो जाएगा, तो 19 तिया 57, 7 5 कैरी 19 एकम 19 और 5 24, यानी कितना आ जाएगा आपका 247 वर्ग मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों का आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में आपको एनटीपीसी के ही आपको इस सेट में कराया था, ठीक है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन ये आपका यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे 4 बच्चों का आयु का योगफल 48 दिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो सबसे छोटा बच्चा होगा जिसका जन्म हुआ है वो आपका x वर्ष का है, ठीक है। फिर आपका 4 वर्ष बाद आपका उससे बड़ा बच्चा होगा, यानी आपका x+4, ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष का अंतराल है सभी में। तो आपका फिर उससे 4 साल बाद और फिर एक उससे बड़ा होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, इससे बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा 4 साल ये हो गया, इससे बड़ा 4 साल आपका कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी आपका x+8, और फिर आपका और एक बच्चा है x+12, क्योंकि 4 साल का सब में अंतराल है। क्लियर है। अब आपका इसी का योग आपको 48 बोल दिया गया, यानी ये आपका 48 वर्ष का है। तो बस आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो 1x 2x 3x 4x, तो कितना आ गया आपका मेरा 4x, यहाँ 4 8 12, अब 12 12 24 आ गया। तो यहाँ पास आपका 24 = 48, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा, तो क्या आ जाएगा 4x = 24 हो जाएगा। यहाँ से 4 4 कट गया, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 6, यानी सबसे छोटा वर्ष का जो बच्चा था उसका मेरा उम्र क्या था, तो 6 वर्ष था। अब यहाँ देखेंगे 6 4 10 वर्ष का ये बच्चा था। फिर यहाँ देखेंगे तो ये आपका 12 वर्ष का बच्चा था, और ये आपका 12 4 16 वर्ष का था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका था। तो आपसे क्या पूछा था, तो सबसे छोटे बच्चे का आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा बच्चा कौन होगा, 6 वर्ष वाला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिलहाल बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से स्वयं का दोगुना हो जाएगी। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई आपका धनराशि है 10 वर्षों में, वो किस वार्षिक दर से आपका स्वयं का दोगुना हो जाएगी, मतलब आपका जो मूलधन है वो दोगुना हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, किस वार्षिक दर से, मतलब आपको रेट पूछा है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको 2 3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नॉर्मली बनाना चाहते हैं तो क्या बोला है, दोगुना हो जा रहा है राशि, और आपसे रेट पूछा है, तो दोगुना हो जा रहा है, तो 2 - 1, ये आपका 100 बटा कितने समय में, तो 10 साल में। तो बस यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2 से 1 जाएगा 1, और 1 और 10 तो 10 ही हो गया, यानी इसका रेट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फार्मूला एक आपका एक छोटा सा फार्मूला था जहाँ पास आप इसको बना सकते थे इजीली, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको बता भी देता हूँ, बेसिक भी बता दूंगा और ये फार्मूला भी बता देता हूँ। तो आपको फार्मूला आपको याद रखना होगा। यहाँ देखिए, रेट आपको निकालने बोला हो या फिर कभी आपको समय निकालने बोलता है कि ये आपका इतने दर से आपका कितने समय में आपका वो 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो आप याद कर लीजिए, जब भी जैसा दे आप वहाँ पर पुट कर लीजिएगा। तो देखिए, रेट इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए यहाँ पास होता है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितना टाइम्स वो आपका बढ़ रहा है। अब आपका 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना जो भी हो, -1 × 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बटा समय, तो आपसे क्या बोला था, ये आपसे रेट पूछा था, और आपको पता था टाइम 10 वर्षों में हो रहा, और ये कितना गुना हो रहा था, तो 2 गुना हो रहा था। तो -1 फॉर्मूला में है, और ये आपका 100 लगता है, ठीक है। तो ये तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वही थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, अगर मेरे पास क्या था, तो मुझे मान लीजिए मेरे को अभी हम लोग वार्षिक दर निकाले, यानी आपका क्या निकाले हम लोग, रेट निकाले। अगर आपको रेट आपको दे दिया होता
और आपसे पूछता कि समय कितना लगेगा 2 गुना होने में, तो ये टी आपका वहाँ चला जाता और ये आपका आर यहाँ आ जाता। ठीक है, तो इस तरीका से आपको करना है। और आपको जितना भी बोले, जितना गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आपका एन आपका ये करके, तो यहाँ 2 गुना बोला था इसलिए मैंने 2 लिखा था। क्लियर है, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अगर आपको आता है तो आप 1 सेकंड से, मतलब मैं 1 सेकंड बोलूँ, आपका 3-4 सेकंड में आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फार्मूला से बात करेंगे या आप नॉर्मली अगर बेसिक से बात करेंगे तो बेसिक से आप इसको समझ सकते हैं कि आपका कोई मूलधन है, यानी कोई प्रिंसिपल है आपका एक्स। अब वो बोल रहा है 10 वर्षों में, यानी समय कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। और आपका बोल रहा है वो आपका अमाउंट कितना हो जा रहा, तो ये आपका 2x हो जा रहा है, क्योंकि दुगुना हो गया आपका। तो बस अब आपसे पूछा क्या, रेट पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। और ये आपका क्या देता है, ये आपको देता है, आपको चक्र मतलब माफ कीजिएगा साधारण ब्याज देता है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बटा P इंटू टाइम। तो यहाँ पास आपके पास SI पता है, SI क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल x है और अमाउंट 2x हो गया, तो आपका ब्याज कितना हुआ, तो 2x माइनस एक्स, तो क्या हो गया आपका x हो गया। तो बस x इंटू 100, और आपका प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल आपका x है, और आपका समय कितना था, तो 10 वर्ष था, तो बस 10, तो x कट गया और 0 से यहाँ 0 कट गया, तो घुमा फिरा के आपका रेट आएगा 10 ही। ठीक है, तो आप जिस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका फिलहाल। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 12 किलो चीनी के मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य 1040 रुपये है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पास मान लीजिए जो 12 किलो चीनी है, तो मैं लिख ले रहा हूँ 12 केजी शुगर, मतलब आपका जो चीनी का मूल्य वो किसके बराबर है, या 6 केजी राइस के बराबर है, चावल के बराबर है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। यानी मेरा शुगर यानी आपका चीनी और आपका चावल का क्या अनुपात आ गया, दाम का। तो ये आपका, मैं 12 को नीचे ले ले रहा हूँ और 6 को यहाँ ले ले रहा हूँ, तो यानी आपका 6 का वहीं, अब 12 का यहाँ हो जाएगा। यानी इन दोनों का अनुपात क्या है, आपका 1/2 का अनुपात है। यानी आपका चीनी और चावल में क्या आपका पैसे का अनुपात है, तो 1/2 का है। यानी आप मान लीजिए x रुपया आपका अगर चीनी का दाम है, तो आपका राइस का दाम कितना हो गया, 2x दाम हो गया। तब वही आपको क्या बोला है, 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चीनी का चावल का मूल्य 1040 रुपये है। तो 10 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, अगर आपका 1 किलो चीनी का दाम x है तो कितना हो जाएगा, आपका 10x हो जाएगा, प्लस फिर 8 किलो चावल का मूल्य, ठीक है, 8 किलो चावल का, 1 किलो चावल का दाम अगर आपका 2x है, तो 8 किलो चावल का दाम कितना हो जाएगा, तो 16x हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, 1040 के बराबर है। तो अब यहाँ से जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 26 आ गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया यार, एक 26x इक्वल टू 1040। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 13 का पहाड़ा में आप इसको काट सकते हैं। 13 का पहाड़ा में यहाँ से आपका 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ 13 का पहाड़ा में 8 बार में कट जाएगा, यानी 0 हो गया। फिर 2 को काटेंगे तो क्या आ गया 40, यानी x का वैल्यू मेरा क्या आया, 40 रुपये आया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, 1 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरा चीनी कहाँ था, तो चीनी मेरा यहाँ, मेरा चीनी का वैल्यू क्या माना था, x था, तो x का वैल्यू मेरा क्या है 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी इसी में कराया चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या बोला, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। तो देखिए आपको 3 नंबर दे दिया गया है, 3.6, 6.9 और 11.4। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा आप उसको x मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का अनुपात ये दोनों के अनुपात के बस बराबर होगा, तो बस यहाँ पास उसी तरीके से लिख लेंगे। यानी आपका 3.6 और आपका 6.9 का अनुपात किसके बराबर होगा, तो ये दोनों के बराबर होगा, यानी आपका 11.4 बटा x। तो ये दोनों का अनुपात बस बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पास आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपका इधर चला जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, ये आपका 3.6 x, यहाँ पास आपका 6.9 इंटू 11.4। ठीक है, फिर ये आपका नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो क्या जाएगा आपका 3.6। तो बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 21.85 आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपका 21.85 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका 0.85 है, तो आपको अप्रोक्स में क्या किया गया, ये 85 को 21.9 कर दिया गया। क्लियर है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपको, ये संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा औसत आपसे पूछा तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का योग बटा जितने नंबर ऑफ संख्या है। तो यहाँ पर देख लेंगे 9, 10, 17, 20, 25, 30, 36, 40, 2 42 और 8 50। तो 50 इन लोगों का योग हो गया और संख्या कितने हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9, 10। 10 संख्या है तो बस भाग दे देंगे, तो क्या आ गया आपका औसत 5। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए ये आपको दे दिया गया, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, 2 cos थीटा माइनस 90 दिया, यानी 2 cos थीटा माइनस 90 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 cos मतलब cos 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, ना कि आपका cos थीटा माइनस 90 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबका माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब आपका माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos 90, अब माइनस यहाँ थीटा हो जाएगा अब आपका। और आपको पता होना चाहिए कि cos माइनस थीटा ये क्या होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर सबका जो माइनस था वो आपका एडजस्ट हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था। चलिए यानी मेरा क्या आ गया आपका 2 cos 90 माइनस थीटा। अब जब आपको जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका साइन थीटा होता है। तो बस अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 2 sin थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका क्या है, फिर प्लस, प्लस के बाद क्या है 3 sin थीटा प्लस 90 है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यानी आपका है ये आपका क्या, तो यहाँ पर आप इसका भी देख सकते हैं 3 sin 90 प्लस थीटा हम लोग करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा था, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन का कॉस बन जाएगा, यानी 3 cos और आपका 90 माइनस थीटा यानी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पास आपका ये हो चुका है। अब आगे क्या आपका -3 sin थीटा, तो ये आपका -3 sin थीटा, और यहाँ पास मैं इसको आपका ब्रैकेट को खोल दे रहा हूँ, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये आपका 2 cos थीटा, ठीक है, ये आपका 2 cos थीटा। अब यहाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा, तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 2 sin थीटा है, और यहाँ आपका -3 sin थीटा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका -sin थीटा हो जाएगा आपका, बच जाएगा। और यहाँ क्या आपका 3 cos थीटा है, और आपका -2 cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा सिंपल बच जाएगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला अब आपको, 25 मर्दों का औसत 40 है, परंतु एक मर्द 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था तथा वास्तविक मीन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपका, कोई 25 मर्दों का औसत 40 है, यानी आपको जो 25 तो जो बोला है मर्दों का औसत क्या है 40 है, यानी इसका योग कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या बोला है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, यानी आपको लिखना था 50 और लिखा गया था आपसे 25, तब जाके आपका ये 1000 हुआ। यानी इसमें कितना का आपको और लिखना होगा, यानी 25 और आपको लिखना होगा, क्योंकि उस समय लिखना था 50 मगर आप लिखे थे 25। तो बस अब आपका कितना हो गया, ये 1025 हो गया। अब आपसे पूछा है कि वास्तविक मध्य ज्ञात कीजिए, मतलब जो आपका गलती हुआ था पहले, अब आप उसको सही करके बताइए। तो बस 1025 का योग आ गया, और कितना था आपका 25 मर्दों, तो यानी आपका इसका निकाल लेंगे औसत, यानी आपका मीन निकाल लीजिए, वही आपका फर्क नहीं पड़ता, औसत मीन आपका लगभग सेम ही होता है। तो बस 25 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 और 1, यानी 41 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए सलीकरण से, तो यहाँ पास आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये आपको देख सकते हैं, इसको यहाँ ले चल लाइए, और ये आप देखिए एक काम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पास इसका वैल्यू निकालना है, तो आप इसी को यहाँ ले जाइए, क्योंकि ये आपका माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और मैं सभी को यहाँ ले आ रहा हूँ। तो ये दोनों को पहले जोड़ देता हूँ, तो 6 1 7, 7 3 10, 8 4 12, 1 13, और आपका 9 5 14, 1 15, और यहाँ से इसमें घटा देंगे तो ये आपका 5 5 5 3। तो 7 से 3 जाएगा 4, 10 से 5 जाएगा 5, 12 से 5 जाएगा 7, और 14 से 5 जाएगा, तो 14 से 5 जाएगा आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 9754, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इतना तो सिंपल क्वेश्चन है। 3 अनुपात कोई आपका दो संख्या का अनुपात है, ठीक है, इनका योगफल बताया जा रहा 72 है, यानी आपका जो अनुपात है 3:4 रेशियो, ये दोनों मिला के कितना हुआ 4 रेशियो, यानी 4 रेशियो का वैल्यू आपको बोल दिया है 72। ठीक है, यानी आपका एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया
तो ये आपका 18 आ गया। तो आपसे पूछा दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पास 3 रेशियो और 1 रेशियो, तो अंतर कितना रेशियो का दिख रहा है, तो 2 रेशियो का अंतर दिख रहा है। तो बस इसी का वैल्यू पूछा है आपसे। तो 1 रेशियो का वैल्यू 18 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो सब क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोला आपको, एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये का प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा, यानी आपको टोटल अमाउंट पूछा है 2 साल बाद क्या होगा। तो देखिए आपका व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये आपका प्रत्येक वर्ष आपका शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर जमा करता है। तो यानी देखिए पहले वर्ष आपका 500 रुपये जमा किया, ठीक है, पहले वर्ष आपका 500 रुपये जमा किया, जब आप उसका ब्याज होगा तो कितना होगा 1 साल बाद मतलब आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या एक मतलब 10% का वार्षिक दर से। तो यानी आपका पूरा ब्याज के साथ में पैसा लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्याज के साथ में पूरा पैसा लिख रहा हूँ। तो यानी आपका 110% हो जाएगा पैसा का। यहाँ पर अगर 0 0 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 11 5 55, यानी आपका 1 साल बाद पैसा 500 का 550 हो जाता है। फिर आपका बोला है मतलब आपका फिर दूसरा का साल भी फिर 500 रुपये लाया, ठीक है, तो 500 रुपये लाया तो कितना हो गया, यानी अब आपका ये, तो ये हो गया आपका 1050 रुपये। अब 1050 रुपये तो हो गया दूसरा का साल, अब इसका ब्याज कितना होगा, तो फिर से आपका 10% लगेगा, मतलब आपका 110% पूरा टोटल होगा। तो बस अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 0 0, यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका 105। तो क्या करोगे 5 5 1 1, यानी 1155, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। 500 रुपये का उसको प्रत्येक वर्ष जमा कर रहा है और ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज के ही तौर पे लग रहा है, यानी जो पहले वर्ष का जो 500 रुपये का ब्याज हुआ वो आपका दूसरे वर्ष में भी उसको जोड़ा गया, तब जाके आपका 2 वर्ष बाद आपका पूछा था मूल्य कितना होगा, तो 1155 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई, यदि छूट 15% का हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 10% का छूट देने पे उसको 3600 रुपये का में बेचा जा रहा है। 10% का छूट देने पे मतलब आपका 90% का वैल्यू कितना है 3600 रुपये है, यानी आपका 100% का वैल्यू क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो 90% का जब आपका वैल्यू 3600 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास का 4000 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा आप देख के बता सकते हैं इसको। तो बस अब आपको क्रय मूल्य आपके पास है, तो आपसे पूछा है कि 15% का जब आपको वस्तु में जब छूट दिया जाएगा तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 4000 का 15% कितना होता है, तो आप इसको निकालेंगे 15 चौके क्या होगा 60, यानी आपका 600 रुपया इसको डिस्काउंट देगा, ठीक है, यानी आपको छूट देगा। तो कितना में बेचेगा, यानी आपका, तो ये हो जाएगा 3400। क्लियर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपको, दो संख्याओं का HCF 4 तथा LCM के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में कराया था। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने आपको ये भी कराया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं देखता हूँ यहाँ पास इसका आंसर सही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, यदि cot 52 डिग्री आपका बी है तो tan 38 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं आपका cot 52 डिग्री क्या बोला है बी है। तो यहाँ पास हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका cot 90 माइनस यहाँ पास आपका 38, तो ये आपका किसके बराबर होगा, तो cot 52 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि देख लीजिए cot 90 माइनस ये आपका थीटा बोल लीजिए, cot 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका cot 90 माइनस 38 cot 52 का बराबर होगा। तो बस अब जानते हैं आप लोग cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो भी रहता है वो आपका थीटा मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, तो क्या होता है आपका cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा होता है। तो यहाँ पास मेरा थीटा के रूप में जो भी हो, तो यहाँ पास मेरा क्या आ जाएगा, यानी tan 38 डिग्री आ जाएगा। तो बस अब ये यहाँ पास आ गया, और यहाँ पास cot 52 डिग्री का वैल्यू क्या दिया था, तो बी दिया था। तो बस यहाँ पास मैंने बी लिख लिया सिंपल सा। तो आपसे क्या पूछा था tan 38 का वैल्यू, तो tan 38 का वैल्यू क्या आ गया, बी आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला आपको, एक वस्तु 35% के छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई, यदि 15% का वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है 35% का छूट देने के बाद 26,000 रुपये में बेची जा रही है, यानी 35% छूट देने के बाद, यानी आपका जो 65% का जो वैल्यू है वो क्या है
26,000 के बराबर है। तो बस यहाँ निकाल लीजिए किराए मूल, यानी आपका 100% ही होगा किराए मूल। तो जब आपका 65% का वैल्यू आपका 26,000 था तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 26,000 बटा यहाँ पास आप 65 और यहाँ पास गुना 100 कर सकते हैं। ठीक है, 13 का पाड़ा में 5 बार में काट सकते हैं, 13 का पाड़ा में 2 बार में काट के कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बस जिस तरीका से भी कीजिए। तो यहाँ क्या आ गया आपका 2,000 गुना 20 यानी कितना आ गया आपका 40,000। ठीक है, तो ये तो आपके 40,000 रुपया किराए मूल। अब आपको क्या बोला, यदि 15% हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अगर बोल रहा है जब अगर सिर्फ छूट अगर 15% का दे तो कितना होगा, तो देख लीजिए आपका 40,000 का 15% कितना हो जाएगा, तो 6,000 हो जाएगा। तो बस यहाँ भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे पहले मैंने को जो क्वेश्चन कराया उसी का था टाइप का। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णपात विभाजित हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको 1265 में कितना घटाए जो आपका 29 से आपका विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप 29 से घटा के देख लीजिए कि कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पास मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये आपका 1265 हो गया। आप यहाँ पर उसको 29 से डायरेक्ट भाग दे देंगे तो 29 चौके कितना होता है, 29 दूए 58 और 58 दूए 116। 116 ये आपका यहाँ पर जरूरत नहीं है, 4 बार में इसका जरूरत है नहीं। फिर यहाँ से आपका 10 और 5। ठीक है, फिर आपका 29 तिया 87 हो जा रहा। फिर 10 से 5 जाएगा, ये कितना हो गया आपका, 10 से 5 जाएगा ये, अब मतलब 15 से 7 जाएगा ये आपका 8 और 9 से 8 जाएगा 1 यानी 18। अब देख लीजिए यही 18 आपका ज़्यादा है, यानी आपको 18 को हटा देंगे तब आपका पूर्ण रूप से 29 से ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी 18। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए आपका डीआई से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखते हैं डीआई में क्या बोला आपको, नामांकन सरणी 4 विद्यार्थियों द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंक दर्शाती है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 4 वो छात्र का आपको दे दिया गया, सभी का आपको विद्यार्थियों का 5 विषय का अंक प्राप्त नंबर दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ श्याम है, तो श्याम आपका भौतिकी में 45 नंबर लाया है, रसायन में आपका 50 नंबर लाया, गणित में 49, इतिहास में 51 और भूगोल में 65 नंबर लाया। ठीक है, तो इसी तरीका से आपका 4 छात्रों का दर्शाया गया है। सिंपल सा ये आपका डीआई है। तो आप क्वेश्चन देखते क्या पूछा है आपका, सुनील और जगदीश के कुल प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। तो क्या बोला आपको, सुनील और जगदीश का कुल प्राप्त अंकों का अंतर क्या है, यानी सुनील आपका पूरा कुल 5 विषय में कितना नंबर लाया है और आपका यहाँ पास जगदीश का 5 शब्दों का मतलब 5 विषयों का नंबर का पूरा कुल का अंतर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे सिंपल सा। तो देख लीजिए यह सुनील कितना अंक में आपका अंतर है, तो सुनील का देखेंगे पहले पूरा जोड़ लेंगे। तो सुनील कितना हो जाएगा आपका 5 और 9 5 14, 14 1 15, 1 बच गया, 6 7 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23 और 23 6 29 यानी आपका 295 हो गया। अब जगदीश का देख लीजिए 5 1 6, 6 और 9 15, 15 5 20, 2 और 2 हो गया यहाँ पास, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19। तो कितना आ गया आपका 190। तो अब देख लीजिए यहाँ पास आपका अंतर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पास आपको, तो यहाँ देखेंगे 5 और 9 और 1 यानी कितने का अंतर दिख रहा है आपको, 105 नंबर का अंतर दिख रहा है। तो बस ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला आपको, ई तथा एफ मिलकर कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ई अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो बताइए एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ई और एफ आपको बोल रहा है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और ई अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो आपसे क्या पूछा, एफ कितने दिन में करेगा। तो क्या था, मैंने आपको सिंपल सा बताया था 30 गुना 10 और ये दोनों का अंतर कितना है 20 का। तो बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 0 कट गया, 2 का पाड़ा में 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 दिन में कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपको, यदि a + 2b = 55 है और a - 2b = -13 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा 2 इक्वेशन दे दिया गया, आपसे b का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख रहा है फिलहाल यहाँ पास a 55 के बराबर है और a - 2b आपका -13 के बराबर है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, बी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पास आप क्या कीजिए, ए को काट दीजिए, बी को मत काटिए क्योंकि बी आपका ऐसे दिख रहा है कटते हुए। तो यहाँ पास आप क्या कीजिएगा, ए को काटिएगा। तो क्या कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस, और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो अब ये आपका कट गया और ये क्या हो गया, जुड़ गया, यानी 4b हो गया आपका। और यहाँ आपका क्या हो गया, 55 और 13 कितना हो गया, 58 और 68 हो गया। तो बस अब इसको यहाँ 4 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 का पाड़ा में 1 और ये 17, यानी बी का वैल्यू क्या आ गया 17, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इस तरीका से बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका
तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला आपको, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पास आपको दे दिया है कुछ जानकारी जिसको आपको समझ के आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। तो देखते हैं आपका क्या बोला गया है आपका डाटा में। तो बोला गया आपका 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंदा गोभी, 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर और 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंदा गोभी दोनों और 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। तो देखिए यहाँ पास आपका डाटा में आपको क्या बोला है कि कोई 75 विद्यार्थियों का समूह है, उनमें आपका सभी विद्यार्थियों को आपको अलग अलग तरह का सब्जी पसंद है, ठीक है। यहाँ पास आपको जो कि दे दिया है, तो ये आपका डाटा कुछ इस तरीके से बोला गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर है। तो आपसे पूछा क्या है कि गाजर जो लोग आपका पसंद करते हैं और जो लोग आपका फूल गोभी पसंद करते हैं, तो उन विद्यार्थियों का आपसे अंतर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका गाजर देख लेंगे कि आपका गाजर कितने लोगों को पसंद है सब्जी, और आपका जो फूल गोभी वो कितने लोगों को पसंद है। फिर आपका अंतर निकाल देंगे कि कितने विद्यार्थियों का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पास आपको गाजर पसंद करने वाले व्यक्ति का बात की गई, ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ आपका व्यक्ति को सिर्फ गाजर ही पसंद हो। क्लियर है। यहाँ पर देख लेंगे आपका गाजर कितने लोगों को पसंद है। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर गाजर, पहले देख लेते हैं कि गाजर कितने लोगों को पसंद है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पास आपका लिखा हुआ है कि 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका 21 लोगों को गाजर पसंद है केवल। और देख लेते हैं आपका, और यहाँ देखेंगे 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंदा गोभी दोनों पसंद है। यानी आपका 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको गाजर और बंदा गोभी दोनों पसंद है। तो यानी आपका 12 लोग आपको और आ गए, क्योंकि 21 तो केवल आपका गाजर पसंद थे और 12 लोग ऐसे हैं जिनको गाजर बंदा गोभी दोनों पसंद है, ठीक है। और आपसे पूछा था गाजर पसंद करने वाले, तो ये दोनों लोग आ जाएंगे। और देखेंगे तो गाजर लोगों को, तो अब देखिए और आपका कोई नहीं है। तो यहाँ पर टोटल मेरा कितना हो गया, कितने लोग हो गए आपका, तो 21 और 12 23 और 10 33, तो ये कितना हो गया आपका, यानी 33 लोगों को गाजर पसंद है, ठीक है। क्लियर है। अब आपका देख लेते हैं फूल गोभी कितने लोगों को पसंद है। तो देखेंगे फूल गोभी के बारे, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है। तो यहाँ मेरा हो गया 15 लोगों को केवल फूल गोभी पसंद हो गए। और देख लेते हैं आपका और किन लोगों को फूल गोभी पसंद है। तो यहाँ देखेंगे अब आप, और यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है। अब देख लीजिए आपका यानी 2 विद्यार्थी और हो गए जिनको शिमला मिर्च और फूल गोभी दोनों पसंद है, यानी आपका 2 विद्यार्थी और आ गए। तो अभी मेरा टोटल कितना हो गया, तो अब मेरा हो गया 17, यानी 17 विद्यार्थियों को क्या पसंद है, तो ये आपका फूल गोभी पसंद है। तो बस अब इसका अंतर निकाल दीजिए, यानी 17 और 33 का अंतर कितना हो जाएगा ये आपका, तो यहाँ पास आपका अंतर हो जाएगा 16, ठीक है। यानी 16 विद्यार्थियों का अंतर हो गया। तो बस इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए फिर से आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब देखते क्या बोला क्वेश्चन में, कितने विद्यार्थियों को केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं। तो देखिए क्या पूछा आपको, कितने विद्यार्थी हैं जो केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। तो एक कितना पसंद करते हैं, तो यहाँ देखेंगे 75 विद्यार्थियों का समूह था जिसमें आपका 12 केवल बंदा गोभी बोला था, तो केवल बात किया गया, ठीक है ना। तो 12 लोगों को बंदा गोभी पसंद था, तो ये एक हो गया एक सब्जी। फिर और देखेंगे 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है, तो 15 लोग और हो गए जिनको आपका फूल गोभी सिर्फ पसंद है। क्लियर है। अब और आगे देखेंगे तो 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है, तो 21 लोग और आ गए जिनको सिर्फ केवल गाजर पसंद है। और देखेंगे लेंगे आपका आगे, और देखिए 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है। तो और देखिए 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है, यहाँ 13 विद्यार्थी और आ गए जिसको शिमला मिर्च पसंद है। तो बस अब आप और देखेंगे तो 2 विद्यार्थियों को तो शिमला मिर्च और फूल गोभी दोनों पसंद है। तो अब बस हो गया। आपसे पूछा था केवल एक सब्जी पसंद होनी चाहिए, तो यहाँ पास मेरा सभी आ गया सभी का। तो यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे, तो 5 2 7 और 7 और 1 8 और 8 3 11 1 और 1 2 4 5 6, कितना हो गया 6, यानी 61 विद्यार्थी है जिनको केवल एक ही सब्जी पसंद है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए फिर से आपका उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए क्या बोला आपको, बंदा गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है।
बंदा गोभी पसंद ना करने वालों के विद्यार्थियों का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं कि पहले सबसे पहले आपका बंदा गोभी कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, यानी जो आपका 75 लोगों का समूह है, ठीक है, याद दिख रहा होगा 75 विद्यार्थियों का समूह है। तो हम लोग को क्या बोला है, बंदा गोभी पसंद ना करने वालों को। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले आपका देख लेते हैं किनको बंदा गोभी पसंद है। जिनको बंदा गोभी पसंद होगा उसमें से मैं इसको घटा दूंगा, तो उतने ही लोगों को आपका बंदा गोभी नहीं पसंद करने वाले होगा, तो बस मैं प्रतिशत निकाल लूंगा। तो यहाँ देख लेते हैं आपका बंदा गोभी कितने लोगों को पसंद आ रहा था। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा 12 विद्यार्थियों को केवल बंदा गोभी पसंद है। तो यहाँ 12 आपका हो गया बंदा गोभी वाले। और देखेंगे बंदा गोभी और किनको पसंद था, तो यहाँ देखिए आपका और देखेंगे 21 विद्यार्थियों को गाजर पसंद है। और देख लेते हैं यहाँ पास आपका 12 विद्यार्थियों को केवल, हाँ यहाँ देखिए 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंदा गोभी। तो 12 लोग आपका और आ गए, ठीक है, जहाँ पास आपको बंदा गोभी और आपका गाजर पसंद है। तो अब मेरे टोटल आपका देख लीजिए और कहीं तो नहीं है, तो नहीं, बस यानी आपका 24 लोग ऐसे हैं जिनको बंदा गोभी पसंद है। तो आपसे क्या पूछा था, बंदा गोभी पसंद ना करने वाले। तो 24 लोग को अगर पसंद है तो ना करने वाले कितने हो जाएंगे, तो 75 लोगों में से मैं माइनस कर लूंगा, यानी 5 से 4 जाएगा 1 और 7 से 2 जाएगा 5, यानी 51 लोग हैं जिनको आपका बंदा गोभी पसंद नहीं है। तो बस आपका उसका प्रतिशत पूछा है। तो 51 का कितने पे देखेंगे, यानी आपका विद्यार्थियों का समूह कितना था, 75 का था। तो बस अब इसका निकाल लीजिए कि कितने ही लोगों को पसंद नहीं है। तो 25 का पाड़ा में 3 बार में, 25 का पाड़ा में 4 बार में, 3 का पाड़ा में ये 17 तिया 51, तो 17 चौके 68। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 लोग हैं, मतलब 68% है जिनको बंदा गोभी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला आपको, कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर क्रमश 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन फिर से बोल दिया है। क्या बोला है, कोई दो ठो कार है एक्स और वाई। बोल रहा है एक्स आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो वाई कार है वो आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 मिनट बाद उनके बीच में क्या अंतर होगा। ठीक है, उनकी 3 मिनट बाद उनके बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब उनके अंतर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा, देखिए एक्स आपका जो कार है वो आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और जो वाई कार है वो आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो मान लीजिए 1 घंटा में अगर आपका एक्स कितना चल रहा है, तो 12 किलोमीटर चलेगा, और वाई कितना चलेगा, तो 16 किलोमीटर चलेगा। तो अंतर कितना हुआ 1 घंटा में, बात समझिएगा, 1 घंटा में अंतर कितना आपको दिख रहा, तो 4 किलोमीटर का अंतर दिख रहा। बस जब आपको पता चल गया कि 1 घंटा में उन लोगों के बीच में 4 किलोमीटर का अंतर होगा, तो आपसे पूछा है कि 3 मिनट बाद उनके बीच में क्या अंतर होगा। तो सिंपल सा यहाँ पास आपका क्या था, 1 घंटे में कितने का अंतर है, तो 4 किलोमीटर का अंतर है। तो यानी आपका 60 मिनट में अब कितने का अंतर होगा, तो ये आपका 60 मिनट में 4 किलोमीटर, तो मैं इसको भी मीटर में ले जा रहा हूँ, यानी 4000 मीटर का अंतर दिख रहा है। बस अब आपको पूछा 3 मिनट का, तो बस आप यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, यानी 1 मिनट में कितना अंतर होगा, तो 60 का यहाँ से भाग दे दूंगा, और आपसे पूछा कितना है 3 मिनट, तो बस 3 से गुना कर लूंगा। यहाँ से आपका 3 का पाड़ा में ये 20 बार में कट जाएगा, 0 0, और 2 का पाड़ा में 400, 200 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर का अंतर दिखेगा 3 मिनट बाद। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपको, यदि 10 संख्याओं का समांतर मध्य यानी मीन 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नई श्रेणी का मध्य मीन यानी क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला, तो कोई 10 संख्या है, 10 संख्या का आपको समांतर मीन क्या बोल रहा है, समांतर मध्य क्या बोला, 35 बोला गया। यानी देखिए मीन आपको बोला गया 10 संख्याओं का 35 है, मतलब आपका पूरा योग कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 10 हो जाएगा, यानी ये आपका 350 पूरा योग हो गया। अब आपको क्या बोला, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नई श्रेणी का मध्य क्या होगा। अब बोल रहा है जो 10 संख्या था उसमें सभी में 2 नंबर जोड़ दिया जाए, तो टोटल कितना नंबर जोड़ दिया जाए, तो 10 गुना 2 यानी 20 नंबर जोड़ दीजिए। तो 20 नंबर जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 370 आ गया। अब आपको पूछा ये नया जो श्रेणी बना उसका मध्य निकालिए, मतलब मीन निकालिए। तो बस कितने से भाग देंगे, तो 10 ही संख्या है, तो 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 37 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपका, 2 संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप लोग जानते हैं HCF, ठीक है, 2 संख्याओं का HCF और HCF गुना LCM यानी आपका महत्तम संप्रवर्तक गुना लघुत्तम किसके बराबर होता है, तो वही 2 संख्या का गुना के बराबर होता है, यानी आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो जब आप ये चीज़ जानते हैं तो देखिए आपको क्या दे दिया, HCF दे दिया, यानी ये चीज़ आपको दे दिया 6
गुना एलसीएम भी आपको दे दिया गया 108 दे दिया गया। अब क्या बोला, यदि एक संख्या 12 है तो चलिए कोई भी संख्या को मान लीजिए आपका 12 यहाँ दे दिया, आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी ये वाला संख्या पूछा x का वैल्यू, तो बस ये 12 को मैं नीचे ले आ रहा हूँ डायरेक्ट आपका, तो 6 का पाड़ा में 2 बार में कट गया, 2 का पाड़ा में यहाँ पर कितना बार में 54 बार में, तो यानी x का वैल्यू क्या आ गया 54। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा संख्या 54 है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब क्या बोला आपको, एस एक कार्य को 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बस समझिएगा। एस बोल रहा है कोई कार्य को 50% कार्य को एक दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब कोई भी कार्य है उसको वो 50% कार्य का एक दिन में कर सकता है, मतलब वो कार्य को पूरा दिन में कितने, मतलब आपका पूरा कार्य करने में कितना दिन लगाएगा, तो 2 दिन लगाएगा। साफ साफ पता चल रहा है जब 50% कार्य को एक दिन में कर सकता है तो 100% कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 2 दिन में करेगा। यानी एस आपका कोई कार्य को 2 दिन में कर रहा है। क्लियर है। अब उसी तरीके से टी क्या बोला है आपको, टी उसी कार्य को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। अब बोल रहा वही कोई कार्य है वो आपका 25% एक दिन में कर रहा है, यानी आपका 1/4 25% मतलब क्या होता है 1/4, मतलब 1/4 कार्य जो है आपका वो एक दिन में कर रहा है, तो यानी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो गुना 4 यानी 4 दिन में करेगा। तब आपको पता चल गया, यानी टी आपका कार्य को 4 दिन में कर रहा है और एस आपका वही कार्य को 2 दिन में कर रहा है। तो आपसे सिंपल से क्या पूछा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल सा 2 गुना 4 और दोनों का जोड़ तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 3, यानी 4/3 आया, ठीक है। यानी आपका 1.1/3 1/3 क्या होता है 0.33, तो बस इसका आंसर क्या होगा 1.33, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आपको मैंने करा दिए इस शिफ्ट के। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद आपका रीजनिंग का आपका आएगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।